welcome to Law Gurukul. Today we will analyze the question paper of June 2019 जो कि एग्जाम हमारा हुआ था 29 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में. तो यूजीसी एंटी नेट लॉ जून 2020 का जो पेपर था इट वाज इजी टू मॉडरेट. पेपर उतना टफ नहीं आया था. कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस थे. आईपीसी के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे और जो केस लॉ से रिलेटेड थे वो भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए थे. तो ये सब चीजें ऐसी भी एक्सपेक्टेड थी क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना केस लॉस को ये सब इसके पहले भी नेट एग्जाम में पूछा गया है. सो देयर वाज नथिंग न्यू. हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका आंसर्स क्या क्या है. टॉर्ट लॉ की अगर बात करें तो एक सिंपल डेफिनेशन दी गई थी टॉर्ट लॉ की. जो डेफिनेशन ये पूछा गया था ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये डेफिनेशन जो दी गई थी टॉर्ट की वो सामंत ने प्रोवाइड करी थी. वाइकेरियस लायबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस देता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस देता है. सो अगर आपने धुरीना ऐप में हमारे लेक्चर्स या फिर टेस्ट दिए होंगे तो आपको पता चला होगा ये क्वेश्चन हमने उसमें भी टेस्ट सीरीज में भी पूछा था कि वाइकेरियस लायबिलिटी में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है. तो आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्योंकि ये जो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है ये आता है वाइकेरियस लायबिलिटी में और जो मास्टर है वो अपने सर्वेंट्स के सभी एक्ट के लिए लायबल होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. ना एक मैगजीन पूछा गया था सैलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स. इसका सिंपली इस मैगजीन का मीनिंग बताना था. इसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल शैल बी द सुप्रीम लॉ. ये टॉर्ट ऑफ नेसेसिटी से ये मैगजीन पूछा गया था. टॉर्ट ऑफ नेसेसिटी में ये मैगजीन है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल शैल बी द सुप्रीम लॉ. इसीलिए ये टॉर्ट ऑफ नेसेसिटी बनाया गया है कि अगर हमें लोगों को वेलफेयर देखना है क्योंकि उसकी नेसेसिटी है तो ऐसे में नेसेसिटी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. तो सैलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स. नेक्स्ट एक नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके चेयरमैन जो है वो कौन होते हैं. तो इसके चेयरमैन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज. नाउ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से एक भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या फिर ये किस टाइप की बॉडी है. सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है क्योंकि ये स्टैब्लिश किया गया था अंडर द माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट. सो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी. नाउ द स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये एक थ्योरी पूछी गई थी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. ये थ्योरी हेनरी मैने ने दी है इन हिज बुक एंशिएंट लॉ. एब्सोल्यूट ड्यूटीज बाय ऑस्टिन. ऑस्टिन ने दो टाइप की ड्यूटीज बताई है रिलेटिव ड्यूटीज एंड एब्सोल्यूट ड्यूटीज. सो एब्सोल्यूट ड्यूटीज वो होती है जो जिसके साथ किसी टाइप का राइट जो है वो कनेक्ट नहीं होता है, यानी जो बिना किसी राइट के जो ड्यूटीज होती है उन्हें एब्सोल्यूट ड्यूटीज कहते हैं. इसमें 4 टाइप के एब्सोल्यूट ड्यूटीज बताई हैं ऑस्टिन ने. एक होती है सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज, एक है ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, now third is duty towards other than human being and fourth is duty towards the state. तो इसमें आपको ऑप्शंस में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक ड्यूटी जो है वो ऑस्टिन की एब्सोल्यूट ड्यूटीज की कैटेगरी में या फिर एब्सोल्यूट ड्यूटीज जो ऑस्टिन ने बताई है उसमें नहीं आता है. एक था उसमें ऑप्शन आपका ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट, तो वो आपका रॉन्ग आंसर होगा क्योंकि ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट जो है वो एब्सोल्यूट ड्यूटी नहीं है एज पर ऑस्टिन. बाकी के जो 3 ऑप्शंस थे वो करेक्ट थे. अब आते हैं फैमिली लॉ पे. फैमिली लॉ में क्वेश्चन पूछा गया था द मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड इन मुस्लिम लॉ. ये 2 इयर्स के लिए होती है आफ्टर बर्थ. नाउ बाइगमी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता, उसके पहले भी आता है बाइगमी क्या है, तो ये पनिशेबल भी होता है और ये वॉइड भी है. सेपेंडर रिलेशनशिप से भी हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है. इस बार भी पूछा गया सेपेंडर रिलेशनशिप जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस है. ये एक्सोगामी पे बेस है. ये रिपीटेड क्वेश्चन था. ये इसके पहले एग्जाम में सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सेपेंडर रिलेशनशिप की जो थ्योरी है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, तो ये एक्सोगामी के प्रिंसिपल पे बेस है. ट्रिपल तलाक एक्ट से मैच द कॉलम पूछा गया था. सेक्शंस जिसमें थे आपको सेक्शंस में उसको वो मैच द फॉलोइंग में करेक्ट ऑप्शंस के साथ उसको सिलेक्ट करना था. तो सेक्शन 3 जो है वो डिक्लेयर करता है दैट ट्रिपल तलाक इज
वॉइड। सेक्शन 4 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है और सेक्शन 7 में सेक्शन 7 बताता है कि ये कंपाउंडेबल क्राइम है। अडॉप्शन से वो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन डज नॉट हैव कैपेसिटी एंड राइट। ये यानी कि जो पर्सन अडॉप्शन में दे रहा है उसकी कैपेसिटी तो होती है, लेकिन उसके कुछ राइट्स जो है उसके राइट्स नहीं होते, बट उसकी कैपेसिटी हम जरूर देखते हैं। अडॉप्शन प्रोसेस में एक था दत्ता हुमा। तो दत्ता हुमा का जो ये प्रोसेस है अडॉप्शन के लिए, ये एक कंपलसरी प्रोसेस नहीं है, ये पहले था बट अब इस प्रोसेस को कंपलसरी नहीं है, इसे हटा दिया गया है। हिंदू लॉ के एंशिएंट सोर्सेस पूछे गए थे। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हिंदू लॉ के एंशिएंट सोर्सेस क्या क्या है, तो उसके ऑप्शंस में से प्रेसिडेंट जो है वो होगा रॉन्ग, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, ये एक मॉडर्न सोर्स की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशंस में जो केस लॉज थे उन्हें ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना था। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था सेक्शन 72 का, दैट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो सेक्शन 72 जो है वो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की बात करता है। आर्टिकल 72 और 171 जो है वो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड केस लॉज जो है उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। एक एपुरु सुधाकर जजमेंट में ये बताया गया था कि सेक्शन 72 और 171 जो है वो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। लास्ट में एक पैसेज क्वेश्चन, जैसे इसके पहले भी इसके लास्ट एग्जाम में 2 पैसेज पूछे गए थे और फिर उस पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें भी पैसेज था और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 19(1)(a), वेरी क्लियर सिंपल क्वेश्चन। फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो आर्टिकल 14 हमें बताता है वो कहां से लिया गया था। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। केस लॉज मैच करने थे, वो भी बहुत कॉमन केस लॉज आए हुए थे। इसमें से अगर 1-2 भी आपको करेक्ट आता अगर होगा तो बाकी सारा तो आपने इजीली मैच कर लिया होगा। जैसे ये मुरली एस देवरा का क्वेश्चन आया था, केस लॉ आया था, दैट इज द बैन ऑन स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेसेस। फिर हुसैनारा खातून जो कि स्पीडी ट्रायल से रिलेट करता है। तो केस लॉज अच्छे थे, इजी थे। अगर आपने पहले के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो ये सारा आपको अननोन नहीं लगा होगा। आर्टिकल 30 जो है उसमें ये बताया गया कि ये किस टाइप की माइनॉरिटी की बात करता है। आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है। सो आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी है वो किस टाइप की माइनॉरिटी है। सो ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करता है। और ये आर्टिकल 30 ये कहता है कि अपने रिलीजन के अंदर कोई भी उन्हें राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को रन कर सके और उन्हें एडमिनिस्टर भी कर सके, यानी रन और एडमिनिस्टर दोनों का राइट देता है आर्टिकल 30। अब इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन पावर है वो क्लियर पूछा गया था कि किस आर्टिकल में इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन पावर है वो बताया गया। तो वो बताया गया है आर्टिकल 253 में। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी हाउस ऑफ पीपल। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो हाउस ऑफ पीपल को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3। तो ये सभी क्वेश्चंस जो कुछ क्वेश्चंस जो है वो जैसे हमने स्टूडेंट्स ने जैसे जैसे बताया है ये उसी हिसाब से हमने इन्हें डिस्कस किया है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ठीक थे। अब कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ इस बार ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कट ऑफ लीनियंट ही रखा जाएगा, ज्यादा हाई मार्क ये लोग नहीं रखेंगे। लास्ट टाइम जैसे इट वाज अप्रोक्स 60% का एवरेज आप मान के चलो, 60 to 61% का कट ऑफ होगा। और रिजल्ट की अगर हम बात करें कि आंसर की और रिजल्ट कब निकलेंगे, सो रिजल्ट विद इन 1 मंथ आ जाएगा, यानी कि आपको नवंबर तक ये रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। और अगर आपका आई होप आपका एग्जाम्स जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। सो वेरी गुड लक फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।